हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के लिए। आपकी मृदा, आपके शोल पर क्वेश्चन है जो कि आपके डीएलएड में बहुत ज़्यादा आपके पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो सारे आपके डाउट जो भी हैं वो सारे क्लियर करेंगे। तो बस आप लोग थोड़ा सा ज़रूर पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर उसके बाद लगे कि वीडियो सच में अच्छी है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। चलिए, मृदा होता क्या है, यह क्या है, कहाँ किस प्रकार पाई जाती है, कहाँ मिलती है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो मृदा जो होती है आपकी विभिन्न भौगोलिक जलवायु आपके परिस्थितियों के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। हर प्रकार की मिट्टी का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे चट्टानों का विघटन, जलवायु प्रभाव और आपके जैविक गतिविधियों से होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मृदा के प्रकार कहाँ मिलते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। मृदा जो होता है ना, मृदा आपके लिए देखिए खेती के लिए, आपके लिए रहने के लिए, चाहे जीव जंतु हुआ, आपके जलवायु में आपकी पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, जो भी मनुष्य हैं, इन सब के लिए मृदा बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बलुई मिट्टी एक होता है आपकी बलुई मिट्टी, से बोला जाता है सैंडी शोल। इसमें क्या क्या होता है, ये कहाँ पाई जाती है, ये भी देख लीजिए। रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, जैसे कि आपके राजस्थान के थार रेगिस्तान और गुजरात के कुछ हिस्सों में आपकी बलुई मिट्टी जो सैंडी शोल होता है वहाँ पाई जाती है। रेगिस्तान के जैसे आपके राजस्थान का थार आपका मरुस्थल हुआ और आपके गुजरात के कुछ हिस्से में। ठीक है, इनमें विशेषताएं क्या होती हैं आपके बलुई मिट्टी में, तो इसमें जल धारण क्षमता कम होती है, इसमें जल कम रुकता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, यह हल्की और जल्दी सूखने वाली मिट्टी होती है जो भुरभुरी होती है ना। तो इसमें जो होता है ना कम उपजाऊ, मतलब कोई भी जो होता है फसल जो होता है ना यहाँ पे कम उग पाता है। इसमें उपयोगी क्या क्या, इसमें होता क्या है, तो मूंगफली और ककड़ी जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। निर्माण और बुनियादी ढांचों के लिए ये उपयोगी होता है आपका बलुई मिट्टी। ठीक है, अब दोमट मिट्टी क्या होता है, तो आपकी लोएमी शोल आपके पाए जाने का क्षेत्र कहाँ है इसका, तो पंजाब है, हरियाणा है, आपके उत्तर प्रदेश और आपके भारत के उत्तर और मध्य भागों में, जैसे कि आपका पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे ये पाया जाता है आपकी जो दोमट मिट्टी होती है। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो यह पोषक तत्वों और जल धारण क्षमता में भरपूर होती है। खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपकी दोमट मिट्टी मानी जाती है। इसमें क्या क्या होती हैं, तो सब्जियां होती हैं, फल होता है, दलहन होता है और आपके सभी फसलों की खेती होती है। सभी प्रकार के फसलें उगाने के लिए आपकी दोमट मिट्टी जो होती है ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इसे जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कछारी मिट्टी क्या होता है ये भी देख लीजिए आप लोग। इसे बोला जाता है आपके एलुवेल सोल। पाए जाने क्षेत्र इसका क्षेत्र कहाँ, ये मिलता कहाँ है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदानों में, उत्तर भारत आपके पंजाब, हरियाणा और बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। कछारी मिट्टी जो होती है कहाँ, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदान में, उत्तर भारत, पंजाब में, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में, जैसे सुंदरबन डेल्टा, इन जगहों पे पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, अगर आप लोगों से पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। कछारी मिट्टी आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी के मैदानों में, उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में, जैसे सुंदरबन डेल्टा, आपका कछारी मिट्टी पाई जाती है। इसमें विशेषताएँ क्या होती हैं ये भी देख लीजिए आप लोग। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, नदियों के द्वारा लाई गई महीन कणों की मिट्टी होती है, नमी और पोषक तत्वों को लंबे समय तक बनाए रखती है। इसमें चावल, गन्ना, गेहूं, दलहन की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। ये नदियों के द्वारा जो आपकी महीन कण होता है ना, उसको लाती है और उसे वहाँ पे जो है नमी ज़्यादा बनाए रखती है, वहाँ पे उर्वरा पोषक तत्व होता है, इसकी वजह से वहाँ पे खेती अच्छी होती है और खेती अच्छी होने के कारण वहाँ पे फसल भी उपजाऊ होता है। उसमें चावल बोया जाता है, गन्ना, गेहूँ, ये सारे आपके जितने भी फसल होते हैं वहाँ पे की
कछारी मिट्टी में उगाई जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। काली मिट्टी क्या होती है आप लोगों की? ब्लैक सोल। पाए जाने का क्षेत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसे रेगर या कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? रेगुर या कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है आपके काली मिट्टी को। इनकी विशेषताएं क्या है? तो जल धारण क्षमता इसमें अधिक होती है। इसमें जल का मतलब जल ज़्यादा धारण करती है। यह सूखी अवस्था में दरारें पड़ने के लिए जानी जाती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की अधिकता अधिक होती है। क्या? ये जल धारण मतलब ज़्यादा जल रोक लेती है, सोख लेती है। यह सूखी अवस्था में दरारें, जैसे आप लोग देखे होंगे जो मिट्टी होती है ना सूख के दरार फटने जैसी होती हैं, उसे बोला दरारें पड़ने लगती हैं। इनमें कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम और आयरन। क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की इसमें अधिकता होती है। प्रमुख उपयोग क्या होता है? तो इसमें कपास होता है, गन्ना होता है, सोयाबीन, तिलहन की खेती आपकी काली मिट्टी में होती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का ना? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं लाल मिट्टी क्या होता है। रेड सोल आपका पाए जाने का क्षेत्र कहाँ है? तो दक्कन का पठार क्षेत्र, जैसे कि उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटका और झारखंड में मिलता है। क्या? आपकी लाल मिट्टी जो होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के कुछ भागों पर भी ये मिलती है। इनकी विशेषताएं क्या होती है? तो इसमें लौह ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग का होता है। पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है, लेकिन इसमें जल निकासी अच्छी होती है। इसमें जो पोषक तत्व होता है उसमें कम होता है, ठीक है, और लेकिन जल जो निकासी होता है इसमें अत्यधिक होता है। अच्छा, इसका उपयोग क्या क्या होता है? तो ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, चाय, दालों की खेती के लिए आपकी जो रेड मिट्टी होती है उपयुक्त होती है। कहाँ मिलता है? एक बार और रिवाइज करते चलिए। दक्कन का पठार क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका और आपके झारखंड में। अरावली पर्वत की श्रृंखला के कुछ भागों में भी मिलता है। इसमें क्या मिलता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग का होता है। ये क्या इसमें बोया क्या क्या जाता है? तो ज्वार, बाजरा, चाय और दालों की खेती। इसमें पोषक तत्वों की कमी मानी जाती है। आपकी पर्वतीय मिट्टी क्या होती है? माउंटेन सोल। पाए जाने का क्षेत्र आपके हिमालयी क्षेत्रों में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए जो आपकी पर्वतीय मिट्टी होती है ना, बहुत ज़्यादा इसमें कंकड़ पत्थर होने के कारण ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ पे जो होता है ना, चारागाह के लिए उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पे देखिए यह पत्थरों और चट्टानों के विघटन से बनती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा होती है। इसका उपयोग क्या होता है? तो बागवानी, फल जैसे सेब, चेरी और चाय, कॉफ़ी की खेती होती है। और ये सबसे ज़्यादा ना चारागाह के लिए उपयुक्त माना जाता है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ? अगर आप लोग से पूछे माउंटेन सोल की क्या क्या है, तो कहाँ मिलेगा? ये पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमालय हुआ, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों में मिलता है। ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी विशेषताएँ यह होती हैं कि यह पत्थरों और चट्टानों के विघटन से ये बनती हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा होती है। और बागवानी, फल जैसे कि सेब हुआ, चेरी हुआ और चाय, कॉफ़ी की खेती इसमें होती है। अब लवणीय आपका और क्षारीय मिट्टी क्या होता है? स्लाइन एंड अल्काइन सोल क्या होता है? तो यहाँ कहाँ मिलता है? तो आपके सूखा और अर्ध शुष्क क्षेत्र, जैसे कि आपका राजस्थान हुआ। राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, या तो आप लोग को पता होगा वहाँ पे लकड़ियों से घर बनाए जाते हैं, गोबर से, गाय के गोबर से, चाहे जो भी हो उससे वो लोग लिपाई पुताई करते हैं, ठीक है, वहाँ पे। और असम भी वैसा ही है। असम में तो आपके बांस के घर बनाए जाते हैं। सूखा और अर्ध शुष्क क्षेत्र, जैसे कि आपका राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। जल भराव वाले क्षेत्र आपके लवणीय और क्षारीय मिट्टी होते हैं। अगर आप लोगों से पूछे लवणीय और क्षारीय मिट्टी का विशेषता क्या है, तो आप लोग बताएंगे इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है। ये पाई कहाँ जाती है? सूखा और अर्ध शुष्क क्षेत्र, जैसे कि आपका राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ। जल भराव वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। इसमें विशेषताएं क्या होती हैं? तो आप लोग को पता है लवण की मात्रा, क्षारीय प्रकृति। प्रमुख उपयोग इसके क्या होंगे? तो इसे सुधारने के बाद खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब ये जब सुधर जाए ये स्थिति जो है, तो उसके बाद खेती के लिए उपयोगी हो सकता है। एक होता है आप लोगों का पीटी शोल। क्या होता है? पीटी शोल। इसे कहाँ मिलता है? ये मिलता कहाँ है आप लोगों के? तो आपके केरल में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में और आपके उत्तर पूर्वी भारत में। अच्छा, इसकी विशेषताएँ क्या है ये भी आप लोग देख लीजिए। इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। यह गहरी और दलदली मिट्टी होती है। क्या होती है? गहरी और दलदली मिट्टी मानी जाती है आपका पीटी शोल।
इसका उपयोग होता है धान और गन्ने की खेती के लिए। आपका जो कहाँ कहाँ होता है, केरल में, पश्चिम बंगाल में, और आपके सुंदरवन क्षेत्र और आपके उत्तर पूर्वी भारत में ये पाई जाती है। चलिए अब यहाँ पे इसमें विशेषताएं आप लोग देख लिए ना कि जैविक पदार्थों की अधिकता होती है और गहरी और दलदली होती है। इसी की वजह से यहाँ पे चावल ज़्यादा होता है, धान और गन्ने की खेती ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता आपके धान के खेत में ज़्यादा लगता है, आपके गन्ने की खेती में भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होता है, इसीलिए आपके पीटी मिट्टी जो होती है ना वो उपयुक्त मानी जाती है। अच्छा, मृदा की उपलब्धता पर जलवायु का प्रभाव क्या क्या होता है? तो मृदा के निर्माण पर उपलब्धता में जलवायु की महत्वपूर्ण आपकी भूमिका होती है। आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु लाल और काली मिट्टी की, शीतल जलवायु आपके पर्वतीय मिट्टी के लिए, शुष्क जलवायु आपकी बलुई मिट्टी के लिए, नमी वाली जलवायु कछारी और दोमट मिट्टी के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि इनके जो मृदा की उपलब्धता और जलवायु का प्रभाव क्या क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में लाल और काली मिट्टी के लिए, शीतल जलवायु आपके पर्वतीय मिट्टी के लिए, शुष्क जलवायु आपकी बलुई मिट्टी के लिए, नमी वाली जलवायु आपकी कछारी और दोमट मिट्टी के लिए। मृदा में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन करके आता है, तो ये भी देख लीजिए। आपके मृदा के विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव वाले और जीव जंतु पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता और संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीव होते हैं जो जैविक चक्र को पूरा करने, पौधों को पोषण प्रदान करने और मिट्टी के संरचना में सुधार करने में सहायक होते हैं। अच्छा, होते कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीव होता है एक आपका बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। क्या क्या होता है? बैक्टीरिया होती है, कवक होता है, शैवाल होता है, प्रोटोजोआ होता है। फिर सूक्ष्म जीव आपका होता है माइक्रोफोना, आपके नेमाटोड और माइटिस। क्या होता है? नेमाटोड और एक माइटिस। अगर आप लोगों से पूछे सूक्ष्म जीव में क्या आता है, तो बैक्टीरिया आता है, कवक आता है, शैवाल आता है, प्रोटोजोआ आता है। अगर आपसे पूछे माइक्रोफोना आपके सूक्ष्म जंतु में क्या आता है, तो नेमाटोड आता है और माइटिस आता है। माइक्रोफोना में कौन कौन से आते हैं, तो केचुआ आता है, दीमक आता है और चींटियाँ आती हैं। ठीक है, अन्य जंतु जो होते हैं कीड़े, घोंघे, मीलपीड़ और अन्य जमीनी जीव जो होते हैं अन्य जंतु में आते हैं। अगर आप लोगों से आप पूछे तो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और आपके प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जंतु नेमाटिड और माइटिज। और अगर आपसे पूछे मैक्रोफोना में क्या क्या आते हैं, तो केचुआ आएगा, दीमक आएगा और आपकी चींटियाँ आएंगी। और अन्य जंतु जो होंगे उसमें कीड़े, घोड़े, मीलीपीड़ और अन्य जमीनी जीव जो होते हैं। इनके प्रभाव, इनके लाभ क्या होते हैं, ये भी देख लीजिए आप लोग। बैक्टीरिया की भूमिका क्या होती है, तो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को विघटित करके पोषक तत्वों का निर्माण करती है, जो आपकी बैक्टीरिया होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आपके नाइट्रोजन में सहायक होती है। ठीक है, आपकी बैक्टीरिया जो होती है मृत पौधे जो होते हैं और जो आपके जानवर होते हैं उनके अवशेषों को विघटित करके उनके पोषक तत्वों का निर्माण करती है, जो बैक्टीरिया होती है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये सहायक होता है। ठीक है, उपयोग कौन कौन सा होता है, तो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रेट और फास्फेट प्रदान करना, जैविक खाद बनाने में सहायक होता है आपके बैक्टीरिया का। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कवक, आपके फंगी क्या क्या भूमिका निभाता है, तो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध, आपके सिम्बोलिटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। मृत जैविक पदार्थों को विघटित करके मृदा ह्यूमस आप बनाते हैं। उपयोग क्या क्या होता है, तो मृदा की संरचना को स्थिर बनाना, पौधों के रोगी को नियंत्रित करना। अगर आप लोगों से कवक पूछे, फंगी पूछे तो बता ले जाएंगे ना कि पौधों की जड़ों के साथ ये सहजीवी संबंध बनाते हैं और मृत जैविक पदार्थों को विघटित करके मृदा में ह्यूमस बनाते हैं। क्या करते हैं, पौधों की जड़ों के साथ ये सहजीवी संबंध बनाते हैं आपकी कवक, और मृत जैविक पदार्थों के साथ ये विघटित करके मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं। मृदा, इसमें उपयोग क्या क्या होता है, तो मृदा की संरचना को स्थिर बनाना, पौधों के रोगों को नियंत्रित करना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं केचुआ, आपके अर्थवॉर्म्स क्या होता है, तो इसकी भूमिका क्या होती है, मृदा को खोदकर इसे वायुरोधी बनाता है, मृदा में जैविक पदार्थों को मिलाकर उसकी उर्वरता को बढ़ाता है। आपके जो केचुआ होता है, अर्थवॉर्म्स होता है, जो इसे मिट्टी को खोदता है और उसे वायुरोधी बनाता है, मृदा में जैविक पदार्थों को मिलाकर उसकी उर्वरता को बढ़ाता है। अच्छा, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, तो जैविक खेती के लिए सबसे उपयोगी जीव आपका होता है आपका केचुआ। क्या होता है, केचुआ, आपके अर्थवॉर्म्स।
वर्मी कंपोस्ट बनाने में भी ये सहायक होता है। और आपके सिर्फ आपके लिए यहाँ पे ही नहीं, सीटेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये सारे आपके लिए टॉपिक है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से देखते चल रहे हैं ना, तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट वे में और आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग का अभी से क्लियर रहेगा ना, तो आगे आप लोग को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आपका नेमाटोड क्या होता है। तो इसका भूमिका जो होता है, मृदा में पौधों के लिए हानिकारक कीटों और सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करता है, जो आपका नेमाटोड होता है। अच्छा, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, तो जैविक कीटनाशक के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। जो नेमाटोड होता है ये मृदा में पौधों के लिए हानिकारक कीटों और सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करता है और ये जैविक कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है। दीमक क्या होता है आप लोगों का, तो इसकी भूमिका होती है जैविक पदार्थों को विघटित करना और मिट्टी के अधिक जलधारणीय बनाने में मदद करते हैं। अगर आप लोगों से दीमक पूछे तो जैविक पदार्थों को विघटित करता है, मिट्टी को अधिक जलधारणीय बनाता है, सूखी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। जो सूखी मिट्टियाँ होती हैं उसे उपजाऊ बनाने के लिए मदद करता है आपका दीमक जो होता है। अच्छा, आप लोग देखे होंगे दीमक किसी चौकी हुआ चाहे बेड हुआ, किसी में कहीं भी मिट्टी वाले, अगर खेत में आप लोग जाएंगे ना, तो खेत को ऐसे ही काट के ना ये लोग भुरभुरा बना देते हैं। क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे से ये दीमक जो होते हैं ना भुरभुरा बनाते, एकदम भुरभुरा बना देते हैं। तो ये बोल रहा है ना, मिट्टी को अत्यधिक जलधारणीय बनाते हैं और सूखी मिट्टी को ये उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, मृदा के जीवों के नुकसान क्या होता है, तो बैक्टीरिया और कवक के नुकसान होते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक पौधों की जड़ों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि रूट रॉट। क्या होगा, अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अगर कुछ आपसे पूछे कि बैक्टीरिया और कवक के नुकसान क्या होते हैं, तो आप लोग बता ले जाएंगे ना कि कुछ बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं पौधों की जड़ों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि आपके रूट रॉट। ये अनुकूल परिस्थितियों में तेज़ी से बढ़कर फसलों की गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं। ये अनुकूल भी परिस्थितियों में ये तेज़ी से बढ़ते हैं, वो जो रोग होते हैं, और फसलों की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। अच्छा, नेमाटोड के नुकसान क्या क्या होते हैं, कुछ नेमाटोड पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल की वृद्धि रुक जाती है। नेमाटोड संक्रमण से फसलों की उत्पादकता कम हो जाती है। दीमक क्या क्या करता है, तो दीमक लकड़ी और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। वे फसलों की जड़ों को खाकर उत्पादन को प्रभावित करता है। ये बड़े बड़े पेड़ को भी ख़त्म कर सकता है दीमक। बहुत डेंजर, दिखने में जो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है आपके दीमक का। दीमक जो होता है ना, दिखने में बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये घाव बहुत गंभीर करता है। हाँ, चलिए, दीमक लकड़ी और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। वे फसलों की जड़ों को खाकर उत्पादन को प्रभावित करता है। दीमक अगर लग जाए ना, तो आपकी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती हैं, फसलें होती हैं, पूरी नष्ट हो जाती हैं। वे फसलों की जड़ों को खाकर उत्पादन को प्रभावित करती है। केचुआ का अति उपयोग क्या होता है, तो अत्यधिक केचुआ मृदा की संरचना को कमज़ोर कर सकते हैं। मान लीजिए खूब ज़्यादा अगर केचुआ हो गए तो वो मिट्टी की संरचना को कमज़ोर बनाते हैं। अधिक जैविक गतिविधि से मृदा का संतुलन बिगड़ सकता है। ज़्यादा अगर जैविक गतिविधियाँ हो जाएंगी तो उससे मृदा जो मिट्टी जो होती है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अच्छा, मृदा में पाए जाने वाले जीवों के प्रोत्साहित करने के लिए उपाय क्या क्या, मान लीजिए कौन कौन सी ऐसी रासायनिक दवाइयाँ होती हैं, उसके लिए भी देख लीजिए। तो जैविक खाद के उपयोग, रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद का उपयोग करना। आपकी सिंचाई का उचित प्रबंधन करिए। अधिक पानी का उपयोग से बचना कर, यहाँ पे मिट्टी को खोदने से बचना। अनावश्यक जुताई से मृदा जीवों को नुकसान हो सकता है, जो भी मिट्टी में होते हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है। फसल चक्र अपनाना, फसल चक्र बदलने से मृदा जीवों की विविधता बढ़ती है। अच्छा, फसल चक्र क्या होता है आप लोगों को पता है? फसल चक्र होता है, मान लीजिए आप लोगों ने गेहूँ बोया, फिर धान बोया, फिर जो भी मतलब सीज़न के सीज़न मतलब जो भी आप लोग बोते जाते हैं उसमें आप लोग पहले कुड़ाई करते हैं, फिर जो भी मतलब सिंचाई में जितने भी कार्य होते हैं वो करते हैं ना, वो पूरे कंप्लीट और अच्छी सी फसल हो जाती है, उसी को फसल चक्रण बोला जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे तो फसल चक्रण क्या होता है, तो फसल चक्रण देखिए हर बच्चे को पता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि खेत में पहले जुताई होगी, पहले आप लोग ज़मीन देखेंगे उपजाऊ है या नहीं, उर्वरक शक्ति है या नहीं है, फिर उसमें आप लोग खेत जोतेंगे, फिर उसमें कुछ दवाइयाँ डालेंगे, छिड़काव करेंगे, फिर आप लोग बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद उसकी जो भी मतलब होती हैं
उर्वरक के लिए जो भी खाद्य सामग्री पड़ती हैं वो डालेंगे आप लोग, फिर वो पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे-ऐसे मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं आप लोग के खेती के, वही फसल चक्र कहलाता है, ठीक है? थोड़ा-सा एक बार आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा, ये आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं पहले ही आप लोगों को। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहे हैं, अच्छा इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ये लास्ट स्लाइड